सभी को नमस्कार। तो आज के हम क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले भगवान की वंदना प्रार्थना। और कुछ देर के लिए सभी अपने कैमराज ऑन कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को हम सबसे पहले नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद भगवान तो जो सत चित और आनंद तीनों के प्रदाता हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उन नवग्रहों को भी प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सभी नवग्रह हमें शांति प्रदान करें और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे सारे दोषों का निवारण करें। आज का हमारा जो विषय है, जो क्लास है, उसका विषय है अंक ज्योतिष। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। और ये न्यूमरोलॉजी कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि ये नया है, बाकी ऐसा नहीं। न्यूमरोलॉजी बहुत ही प्राचीन है। जिस तरह से हमारी वैदिक ज्योतिष है, उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी भी उतनी ही प्राचीन है। यानी ईसा से 500 वर्ष पूर्व भी इसका रिकॉर्ड मिलता है अंक ज्योतिष का। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी मिलता है। कैसे मिलता है, अभी हम इसको समझेंगे। संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह पंच तत्वों से बना है। और पंच तत्व कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये जो पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस तरह से ये पांच तत्व हैं। और इन पांच तत्वों में आकाश तत्व से उत्पन्न हुए हैं सभी। तो आकाश से सबसे पहले वायु उत्पन्न हुई, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो इस तरह से हमारी ये जो पृथ्वी है और ये जो तत्व है, इनका प्रादुर्भाव हुआ। आकाश को कहते हैं शून्य, और ये अनंत है आकाश। हमारे साइंटिफिक जो जानकारी है उसके अनुसार भी जो आकाश है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। इसी प्रकार से शून्य जो है वो एक प्रकार से आकाश है। यदि अंक का किसी वस्तु या क्रिया से संबंध नहीं होता तो हमारे जो शास्त्रों में 108 मणियों की माला बनाने का विधान जो किया गया है, और वो विधान भी फिर अलग अलग है। मालाओं का भी विधान कई प्रकार से है। जैसे 25 मणियों की माला से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी को मोक्ष की आवश्यकता है तो उसे 25 मणियों की माला से जाप करने चाहिए। जो गुरु मंत्र है या जो भी है, 30 मनकों की जो माला होती है उससे धन की प्राप्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और 24 मणियों की जो माला है उससे सर्वार्थ सिद्धि। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो। 54, एक 54 मणियों की माला भी होती है, 54 मनकों की। तो उससे सर्व काम वाप्ति अर्थात सर्व काम सिद्धि। और 108 मनकों की जो माला होती है वो सर्व कार्य सिद्धि। इसके अलावा
15 मनकों की माला भी होती है और उसका उपयोग अभिचार कर्म में किया जाता है। यानी ये तांत्रिक लोग उसका उपयोग अभिचार कर्म में करते हैं। इसी तरह से हमारे 12 राशि ये भी अंक में है, 9 ग्रह हैं ये भी अंक में है, 27 नक्षत्र हैं ये भी अंक हैं, और 12 महीने, और 12 महीने का एक वर्ष होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है, वो भी अंकों से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, और 18 अध्याय में यानी 9 का अंक, और उसके बाद में श्लोक की संख्या 700। इसी तरह से महाभारत में 18 पर्व हैं, और पुराणों की संख्या भी 18, वेदों की संख्या 4 है, और जो हमारे पुराण है उनमें प्रत्येक में 18,000 श्लोक है, सभी में 18,000 श्लोक है सभी पुराण। तो वहां पे भी 9 का अंक शो कर रहा है। अब 9 के अंक सभी अंकों के बारे में अभी हम आगे समझेंगे कि किस तरह से ये अंक कार्य करते हैं। रामायण में 7 कांड है। अब 7 के अंक का भी अपने आप में एक महत्व होता है। और रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं, और ये इनका योग आता है 3 के योग पर। इसी तरह से गीता जी में भी 700 श्लोक हैं। अब देखिए, हम ज्योतिष पढ़ते क्यों हैं? पहले हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ज्योतिष है क्या, और ज्योतिष पढ़ा क्यों जाता है। तो ज्योति ज्योति का मतलब होता है एक प्रकाश, एक प्रकाश की किरण। और ईश ईश का मतलब भगवान ईश्वर। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वह ज्योति, वह प्रकाश जिसके द्वारा हम कुछ देख सकते हैं। अब ज्योतिष को हमारे जो ऋषियों ने बनाया था, उनका उद्देश्य यह था कि हम आत्म कल्याण के रूप में इसका उपयोग करें। हालांकि वर्तमान में आत्म कल्याण को छोड़ करके लोगों ने इसका उपाय अपने स्वार्थ के लिए शुरू किया है। मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, बिजनेस में वृद्धि कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे संतान कब होगी। जबकि एक्चुअल में ज्योतिष की जो रचना की गई थी, इसका उद्देश्य था कि व्यक्ति इस चीज को जाने, इस चीज को समझे, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, और मैं यहाँ जो आया हूं मुझे किस कार्य के लिए प्रभु ने यहाँ पर भेजा है, या मेरे जो शेष कर्म रहे थे पिछले जन्मों में, वो कौन से कर्म थे जिनको पूर्ण करने के लिए मैं इस धरा पर आया हूं। तो अगर हम बात करें कि हमें जब जन्म होता है तो उसी समय हमें एक डेट भी मिलती है, और हमें एक तिथि भी मिलती है, हमें एक वार भी प्राप्त होता है, और हमें एक माता पिता, परिवार, वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो कैसे प्राप्त होती हैं इसके विषय में बात करें तो हमारे कर्मों के अनुसार 3 स्थिति, एक है प्रारब्ध, संचित कर्म और क्रियमान। अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का मतलब है कि हमारे जो कर्म, पिछले अनेक जन्मों के कर्म, जब वो फल देने के लिए सक्षम हो जाते हो, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, और दूसरी भाषा में कहते हैं उसको भाग्य। भाग्य और प्रारब्ध एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची भी इनको मान सकते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलता है। इसके साथ ही दूसरी चीज जो होती है संचित कर्म, और एक होता है क्रियमाण। तो क्रियमाण क्या होता है? हम जो रोज कार्य करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, वो कहलाए जाते हैं क्रियमाण। और कल हमने कोई कार्य किया तो वो हमारा चला जाता है संचित कर्म में, और फिर धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाता है प्रारब्ध में। और उसी के अनुसार हमें हमारा परिवार, माता पिता, एक जन्म तिथि और एक जन्म कुंडली की प्राप्ति होती है।
अब ज्योतिष समझी क्यों जाए, ज्योतिष देखी क्यों जाए, और इन प्रारब्ध, संचित कर्म और क्रियमान, इनको समझने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। भगवान ने हमें जब इस धरा पर भेजा, इस पृथ्वी पर भेजा, तो हमारे कुछ कर्म थे शेष, और उन कर्मों की पूर्ति करने के लिए, यानी उनको पूर्ण करने के लिए, उनको भोगने के लिए हमें भेजा गया। अब वो हमारे शुभ कर्म थे या हमारे अशुभ कर्म थे, कि एक होती है भोग योनि और एक होती है कर्म योनि। हम जो मनुष्य हैं वो है हमारी कर्म योनि, और जो पशु पक्षी या पेड़ पौधे, ये है भोग योनि। ये कुछ कर नहीं सकते, पशु कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह से वृक्ष हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, ये भोग योनि। लेकिन मनुष्य कर्म योनि, और मनुष्य कर्म योनि होने के कारण मनुष्य को जो क्रियमान कर्म है उनमें वो एक सीमा तक सुधार कर सकता है। और हमारे जो ऋषि हैं, जो विद्वान हैं, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी का, जो जसु कीना तसु फल चाखा। तो कर्म को प्रधान माना है। इसी तरह से गीता जी में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्य वादु का रस्ते माँ फलेशु कदासन। तो इसी तरह से कर्म हमारे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कर्म कार्य कैसे करते हैं, तो हमारे जो ऋषि हैं, जो विद्वान हैं, उनका मानना यह है कि उनमें हालांकि मतांतर है थोड़ा बहुत। कुछ मानते हैं कि 60% हमारे जीवन में हमारा जो प्रारब्ध है वो कार्य करता है, 40% हमारे जो क्रियमाण है, वर्तमान के जो कर्म है, वो कार्य करते हैं। कुछ का मानना है कि 70% प्रारब्ध और 30% क्रियमाण। तो इस तरह से कुछ मतांतर है, और इसको एकदम फिक्स किया भी नहीं जा सकता कि ये 70% ही सही है, 60 सही है। लेकिन हाँ, इस जन्म के जो कर्म है वो हमें प्रभावित निश्चित रूप से करते हैं, ये सच्चाई है। यदि हम इस जन्म के कर्मों से कुछ नहीं कर पाते, तो फिर हम भगवान का भजन करें, भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं, भगवान की पूजा करें, अच्छे कर्म करें, तब भी हमें कोई फायदा होने वाला था नहीं। फिर ये इतने सारे पुराण, इतने सारे वेद ग्रंथ, इनका उपयोग कहाँ हुआ। लेकिन हमारी कर्म योनि है, और हम अपने कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में एक सीमा तक परिवर्तन कर सकते हैं। कर्मों को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी प्रारब्धों को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, एक सीमा तक उनमें सुधार किया जा सकता है। और हमारे हमारे उपनिषदों में एक श्लोक आता है, ना भुक्तम क्षीयते कर्मे जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। ना भुक्तम क्षीयते कर्मे, यानी जब तक किसी कर्म को हम भोग नहीं लेते तब तक उस कर्म का क्षय नहीं होता है। तो इस तरह से, और आपस में भी हमारा कोई संबंध है। आप लोगों से मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो भी हमारा कोई संबंध है। हो सकता है पूर्व जन्म में आपका हमारा कोई संबंध रहा हो, और आप मैंने कुछ का हो, कोई विद्या प्राप्त की हो, कोई शिक्षा प्राप्त की हो, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपको कोई विद्या का दान दे रहा हूं। तो ये भी संस्कार होते हैं। बिना संस्कार के आ ही नहीं सकता दूसरा व्यक्ति। जो जिसका संस्कार होगा ना वही आएगा। उसको 100 बार कह भी देने तब भी वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कार जुड़े हुए नहीं। और संस्कार हमारे सबसे जुड़े हुए होते हैं, पिता है, चाहे माँ है, चाहे हमारे परिवार के सदस्य, बल्कि हम कोई जानवर भी पालते हैं ना, कुत्ता बिल्ली, उसके भी कोई पूर्व जन्म के ऋण होते हैं हमारे ऊपर, और उन ऋणों की पूर्ति के लिए वो हमारे यहाँ आते हैं। तो देखिए, अंकों के विषय में यदि हम बात करें, बहुत बार
देखा गया है। और अभी शायद तुम भी विचार करोगे तो समझ में आएगा कि जो घटना हमारे साथ आज घटित हुई या कुछ समय पहले घटित हुई, वही घटना कुछ वर्ष पहले भी घटित हुई थी। इसी प्रकार की घटना, कुछ मिलती जुलती सी घटना, उसके प्रकोप में यानी उसकी जो ताकत है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। जो घटना है उनकी पुनरावृत्ति होती है। और पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है? जैसे किसी व्यक्ति को लाभ हुआ, अब उसी व्यक्ति को एक निश्चित वर्ष अवधि के बाद में फिर से लाभ होगा। किसी व्यक्ति को हानि हुई है तो उसके एक निश्चित समय के बाद, निश्चित वर्षों के बाद उसे हानि हो सकती है, यानी हानि होगी। तो इस तरह से जो घटना आज घटित हुई है वह कुछ समय पूर्व भी हुई थी, और यह संयोग नहीं है। घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, कई बार 7 साल के बाद होती है, कई बार 9 साल के बाद होती है, और कई बार 12 साल के बाद घटना की पुनरावृत्ति होती है। यदि आप अनुभव करोगे, पिछली घटनाओं की जांच करोगे, चेक करोगे, तो इस तरह के आंकड़े आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब 7 साल बाद क्यों, 9 साल बाद क्यों, 12 साल बाद क्यों, इसके विषय में हम अभी आगे समझेंगे कि ऐसा इतने साल बाद क्यों होता है, वो घटना की पुनरावृत्ति क्यों होती है। अब यदि हम बात करें न्यूमरोलॉजी के विषय में, तो 6th सेंचुरी में एक पद्धति आई, पाइथागोरस। एक साइंटिस्ट हुए थे पाइथागोरस, और उन्होंने अंक ज्योतिष का आरंभ किया। और इसी तरह से एक कीरो थे, साधक, और उनको जब ज्ञान की इच्छा हुई तो वो भारत में आए। और भारत में वो वाराणसी गए। बनारस उस समय बहुत प्रसिद्ध होता था ज्ञान के विषय में। ज्ञान प्राप्त करना है तो बनारस जाइए सीधे, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो सीधे बनारस आए, और बनारस आकर के उन्होंने वेद नारायण ज्योतिषी वहां पर थे, उनसे वो मिले, और 1 साल उनके सानिध्य में ही रहे कीरो। और 1 साल तक सानिध्य में रहने के बाद उनसे उन्होंने अंक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। अब यदि आप देखोगे तो कीरो की कई हस्तरेखा की बुक्स भी मिलेंगी, न्यूमरोलॉजी की भी मिलेंगी, ज्योतिष की भी मिलेंगी, और वो उन्होंने भारत से ही प्राप्त किया। और हम समझते हैं कीरो से हम प्राप्त कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में क्या है, हमारा ही ज्ञान विदेशों में जाकर के फिर विदेशों से हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से फिर बाद में सेतु रमन, पंडित सेतु रमन नाम से एक विद्वान थे। और वो जो विद्वान थे सेतु रमन, उन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च की, खोज की, और उन्होंने फिर ये जो अंक ज्योतिष है इसमें ग्रिड का निर्माण किया। जिस तरह से हमारे जन्म कुंडली बनती है उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में बनती है ग्रिड, उसको ग्रिड बोलते हैं। और फिर उन्होंने इसमें दशा अंतर दशा का भी फार्मूला बनाया कि इसमें हम किस प्रकार से अंकों की दशा और अंतर दशा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये इसको आगे बढ़ाया, विकसित किया। और ये जो पद्धति है इनमें मुख्य रूप से एक पाइथागोरस है, एक लोशो ग्रिड, शायद आपने कभी सुना होगा। लोशो ग्रिड काफी फेमस है वर्तमान में। और लोशो ग्रिड के बारे में ये माना जाता है कि चीन में कोई व्यक्ति, उसको एक टर्टल मिला, यानी कछुआ, और कछुए के ऊपर एक आकृति बनी हुई थी, और उस आकृति में कुछ अंक लिखे हुए थे। वो लोशो ग्रिड है। जबकि एक्चुअली में ये जो लोशो ग्रिड है ये लक्ष्मी यंत्र है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये लक्ष्मी यंत्र, बाद में उन्होंने उस कछुए का नाम से और इसको लोशो ग्रिड बना दिया। और एक कबल्लाह न्यूमरोलॉजी है, और ये जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम से जानते हैं, ये चाल्डियन न्यूमरोलॉजी। और भारत में ही इसका आविष्कार हुआ, और भारत में इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुआ, काफी काम भी हुआ।
और वर्तमान में जो ये लोसू ग्रिड और पाइथागोरस ये हैं, इनसे प्रिडिक्शन होना संभव नहीं है। कुछ लोग चाहे लोसू ग्रिड को अच्छा मानते हैं, लोसू ग्रिड बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में इनसे प्रिडिक्शन होती ही नहीं है लोसू ग्रिड से। यदि प्रिडिक्शन आपको निकालनी है तो केवल वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लोसू ग्रिड में केवल व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं, अंकों का सिस्टम होता है उसमें बस। जबकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम भी है, इसमें पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, और इसके साथ साथ ही लोसू ग्रिड में नामांक का भी कोई सिस्टम नहीं है। अब इसकी उपयोगिता कैसे है, जैसे मानिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब हमने हमारे पंचांग में देखा और पंचांग में देख करके बता दिया भैया तुम्हारे बच्चे की से नाम से राशि आई है। अक्सर से अक्षर मिल रहा है, आप से अक्षर पे कोई भी नाम रख सकते हैं। से अक्षर पे आप सुमन रख सकते हैं, सदानंद रख सकते हैं, श्याम सुंदर रख सकते हैं, आप कोई भी नाम से अक्षर पे रख लीजिए, बस हमारा काम समाप्त हो गया। इसी तरह से हमारे पास कोई पूछने आया कि महाराज हमें एक दुकान खोलनी है और दुकान का हमें नाम क्या रखना है ताकि मेरी दुकान भी अच्छी चले और मेरा जो बिजनेस है वो भी प्रोग्रेस करे, अच्छा चले। हमने देखा और उसे एक अंक दे दिया, यानी उसे एक शब्द दे दिया, भाई तुझे बे अक्षर पे अपनी दुकान का नाम रखना है। हमने राशि के अनुसार चेक किया और उसको दे दिया बे अक्षर पे। अब वो सोचेगा बे अक्षर पे क्या रखूं, बे अक्षर पे क्या रखूं, और वो बे अक्षर पे उसने जो भी उसके दिमाग में नाम आया वो उसने बे अक्षर के ऊपर नाम रख दिया, बात खत्म। इसी तरह से यदि कोई मकान की हमारे पास पूछने आए कि एक मकान है A24, क्या ये मेरे लिए शुभ रहेगा, तो मैं खुद वैदिक ज्योतिष करता हूं, लेकिन मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता कि A24 उसके लिए शुभ रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ इतना मानते हैं, हाँ भाई ये 6 नंबर है। अगर 5 होता वो कहेगा कि ये 23 भी है, एक 24 भी है, तुम्हारे 23 नंबर है, ये पूर्णांक नहीं है, तो इसमें लेकर के तुम्हें ये 23 नंबर लेना चाहिए। 21 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर, 31 नंबर, 41 नंबर, 51, 101, इनको हमारे यहाँ जनरली शुभ माना। न्यूमरोलॉजी जो है इसमें से अक्षर तो मिल गया, लेकिन से अक्षर पे नाम कितने अक्षर का लिखना है, और वो जो नाम उसने रखा है वो कितने नंबर पर आता है, उस नंबर की वाइब्रेशन उस व्यक्ति को शूट करती है या नहीं करती है, ये हम किससे देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से। और हम किसी भी ज्योतिष से इस तरह से नहीं देख सकते। दुकान किसी ने खोली है, किसी ने विकास नाम से खोल ली, किसी ने विशाल नाम से खोल ली, तो ठीक है हमने तो वी बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा हो जिस पे खोल लो। लेकिन नहीं, इसमें फिर हमें कैलकुलेशन करनी होती है उसके अक्षरों की, और कितने नंबर पे आ रहा है वो अक्षर, वो नंबर उसके लिए शूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके नामांक से शूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके मूलांक से उसकी पोजीशन क्या है, उसके डेस्टिनी नंबर से वो कोई शत्रु अंक तो नहीं है, उसके ग्रिड में इस नंबर की पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें हम किससे देख सकते हैं, केवल न्यूमरोलॉजी से। जबकि अन्य किसी भी ज्योतिष से ये चीज हम नहीं देख सकते। इसी तरह से रेमेडी की भी बात करें तो इसमें रेमेडी भी काफी सरलता से की जा सकती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक मिसिंग नंबर का भी कॉन्सेप्ट है। हम जब एक ग्रिड बनाते हैं ना, कुंडली जैसे बनती है उसी तरह से ग्रिड बनती है, और उसमें केवल डेट को भरा जाता है, जो हमारी जन्म डेट डेट होती है। डेट का मतलब सन के सहित, डेट, महीना और सन सारी, और फिर उसमें कुछ नंबर मिसिंग होते हैं और कुछ नंबर मल्टीपल होते हैं। जैसे मान लो किसी का 22 तारीख का जन्म हुआ तो 2 मल्टीपल हो गया, या फिर किसी का जन्म 2 फरवरी 2022 का हो गया, तो उसके पास तो 2 कितने हो गए, 4-5 2 हो जाएंगे उसके पास। बाकी कुछ नंबर उसके पास मिसिंग भी होंगे ज्यादा। तो इस तरह से इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग नंबर का भी है और मल्टीपल नंबर का। तो मल्टीपल जो नंबर हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, और जो
मिसिंग नंबर है वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमें इन नंबरों को देखना होता है, एक ग्रिड बनानी होती है, और फिर ग्रिड में हम देखते हैं कि फला नंबर मिसिंग है और फला नंबर मल्टीपल है। और फिर इसके बाद में इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति को दशा या अंतरदशा ये किस अंक की है, यानी कौन से अंक की महादशा है, कौन से अंक की अंतरदशा है, कौन से अंक की प्रत्यंतर दशा है, और कौन से अंक की फिर डे तक हम इसमें चेक कर सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो पूछता है मैं फला कार्य किस तारीख को शुरू करूं, तो उसका पर्सनल डे निकाल सकते हैं, और पर्सनल डे निकाल करके वो चेक कर सकते हैं कि फला डे, फला डेट इस व्यक्ति के लिए शुभ है या नहीं। मुहूर्त तो देख लिए, उसने 4 मुहूर्त दिखवा लिए। अब 4 मुहूर्त दिखवाने के बाद में फिर वो पूछेगा साहब ये मुहूर्त तो 4 हो गए आपके पास, ठीक है, चारों अच्छे मुहूर्त हैं, लेकिन मुझे इनमें से कौन सा रखना चाहिए। तो फिर हम उससे यही कहेंगे भाई देखो चारों एक जैसे हैं और तुम इनमें से कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी पर जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम उनमें से एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम डे की डेट की सारी जब कैलकुलेशन करेंगे पर्सनल डे नंबर के अनुसार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में इस व्यक्ति के लिए कौन सा नंबर शूट कर रहा है, कौन सा नंबर इसके लिए शुभ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे न्यूमरोलॉजी के द्वारा कई चीजें ऐसी कर सकते हैं जो हम केपी या लाल किताब या भृगु नंदी नाड़ी ये सारी पढ़ी है मैंने, मैं सबको जानता हूं मैं। तो इनके द्वारा हम उस कार्यों को नहीं कर सकते जो केवल न्यूमरोलॉजी के द्वारा ही कर सकते हैं। यानी कोई भी रेमेडी, कोई भी रेमेडी कोई जब व्यक्ति मांगता है तो उसमें हमें प्रयास यह करना चाहिए कि उसे रेमेडी दे करके एनर्जी हीलिंग का मेथड उसको दिए। अब एनर्जी हीलिंग क्या होता है? एनर्जी हीलिंग का मतलब होता है अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी एकत्रित करना, और जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर, पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होगी तो वो नेगेटिव एनर्जी स्वतः ही बाहर जाएगी, कम होगी। पॉजिटिव बढ़ेगी, नेगेटिव अपने आप कम होगी। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम हमारे शास्त्रों के अनुसार जो वर्णित है उन कार्यों को करेंगे, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, मंत्र जाप, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, ये कार्य करेंगे तो उनसे क्या होगा कि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होगी और नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी से निकलेगी। अच्छा, एक शायद सभी लोगों ने सुना होगा, हमारे शरीर में सप्त चक्र होते हैं, और व्यक्ति के किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जब होती है उसका कारण हमारे विद्वान मानते हैं कि हमारे जो सप्त चक्र हैं वो किसी न किसी तरह से प्रभावित होते हैं, इसलिए हमारे उस अंग से संबंधित समस्या व्यक्ति के सामने आती है। अब पहले तो हम समझते हैं सप्त चक्र होते कौन से। तो हमारे जो सप्त चक्र हैं इनमें एक होता है मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र जो होता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमारे जो जननांग और रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा उस जगह पर ये मूलाधार चक्र होता है, और ये व्यक्ति की उन्नति में बहुत ही सहायक होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र होता है लंग, और पृथ्वी तत्व है ये, और इसका रंग होता है लाल। इसी तरह से जो अगला चक्र है वो होता है स्वादिष्टान चक्र, और ये स्वादिष्टान जो चक्र है ये नाभि के नीचे होता है, और स्वादिष्टान चक्र भी जल तत्व का होता है। व्यक्ति की भावनाएं, उसके विचार, उसके उसका मानसिक स्थिति, इन सारी चीजों को हमारा ये स्वादिष्टान जो चक्र है वो प्रभावित करता है। इसी तरह से जो अगला चक्र है नंबर 3 वो होता है मणिपुर चक्र, जहां पर हमारे फेफड़े आके मिलते हैं उस जगह बीच में हमारा ये मणिपुर चक्र होता है, और ये अग्नि तत्व होता है। और ये अग्नि तत्व इसलिए भी होता है क्योंकि इस जगह से ही हमारे जो भोजन है उसका पाचन होता है, और ये
इसका अग्नि तत्व है और रंग है इसका पीला, और इसके लिए मंत्र है बीज मंत्र रंग। इसी तरह से अगला जो चक्र है वो अनाहत चक्र। अनाहत जो चक्र है वो हमारे सीने में हृदय के पास में होता है, वो अनाहत चक्र। और इसका जो बीज मंत्र है वो यंग वायु तत्व, और इसका कलर जो है वो हरा होता है। इसी तरह से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र जो है हमारे ये गले में होता है, और इससे अ, गले में यदि कोई बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेज होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। और इसका हंग बीज मंत्र है, आकाश तत्व है, नीला इसका रंग है। इसी तरह से आज्ञा चक्र हमारे दोनों भ्रूमध्य के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है, और आज्ञा चक्र का जो मंत्र है वो है बीज मंत्र ओम। और इसका जो तत्व है वो मन बुद्धि अंतर्ज्ञान, ये सारी चीजें का ये कारक है हमारा आज्ञा चक्र। और इसका बैंगनी रंग है पर्पल। इसी तरह से जो लास्ट का है वो है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे यहाँ पे होता है। और वो सहस्त्रार चक्र हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। और कई ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति को पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष भी 5 प्रकार की होती है, किसी दिन बताऊंगा मैं, मोक्ष भी 5 प्रकार की होती हैं। तो वो उनको जो सर्वश्रेष्ठ मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, तो उनका जो कपाल है यहाँ से फटकर जो प्राण है वो यहीं से निकलते हैं, कपाल से सहस्त्रार चक्र से ही उस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, और वो सीधा उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से चक्रों की बात क्यों कर रहे हैं हम? चक्रों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार की रेमेडी है। अब ये चक्र हमारे बाधित क्यों होते हैं, खराब क्यों होते हैं, इनमें ब्लॉकेज होता है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं, चोरी करने या किसी के को नुकसान पहुंचाना, किसी की निंदा करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलन रखना, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या करना, इस तरह की जो बातें हमारे मन में बैठती हैं और जो उत्पन्न होती हैं, वो इस इन चक्रों में ब्लॉकेज का कार्य बनती है। इस प्रकार के जो विचार हैं उनसे हमारे जो चक्र हैं उनमें ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज बनते हैं। और धीरे धीरे लगातार लंबे समय तक यदि इस प्रकार की स्थिति बने तो व्यक्ति के फिर वो चक्र ज्यादा खराब हो जाते हैं और फिर वो रोग का रूप ले लेते हैं। तो बात कर रहा था मैं कर्म के विषय में। तो कर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋण कभी किसी का छूटता नहीं है। ऋण यदि किसी के ऊपर हो गया कोई भी ऋण, तो वो कभी छूटता नहीं है। चाहे वो पैसे का ऋण हो, चाहे वो किसी सेवा का ऋण हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का ऋण हो, यदि वो ऋण व्यक्ति के ऊपर हो गया तो उसके लिए उसे चाहे पुनर्जन्म ही लेना पड़े, लेकिन उसे वो ऋण चुकाना ही पड़ता है। जैसा मैंने बताया, नाभुक्तम क्षीयते कर्मे जन्म कोटि सते। तो इस तरह से ये, अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें होती है। ये हमारा अभी तक का जो भूमिका कि क्यों हम न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष को पढ़ें और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमने अभी समझा। अब इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर दोगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी जो है, इसमें 2 चीजें होती है मुख्य रूप से। और वो 2 चीजें क्या होती हैं? एक होती है बेसिक नंबर। अब बेसिक नंबर को बेसिक नंबर भी कहते हैं, मूलांक भी कहते हैं, और इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। इस तरह से इसके ये 3-4 नाम हैं। और एक होता है डेस्टिनी नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग्यांक, और इसको कई लोग कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, और कई लोग लाइफ पाथ, इस तरह से भी इसका नंबर बोलते हैं। तो ये डेस्टिनी नंबर और ये मूलांक यानी बेसिक नंबर, ये निकालना बहुत ही सरल है।
बिल्कुल इजीली, बहुत आसानी से इनको निकाला जा सकता है। और ये न्यूमरोलॉजी इसीलिए बहुत आसान है। इसको यदि 2-3 महीने भी व्यक्ति अच्छी प्रकार से मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, सीखने का प्रयास कर ले, तो 2-3 महीने में वो फुल ट्रेंड हो सकता है, यानी पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी सीख सकता है और न्यूमरोलॉजी में अपना कैरियर भी बना सकता है। और जैसा मैंने अभी ग्रुप में भी कई पोस्ट डाली थी, आपने देखा होगा कि न्यूमरोलॉजी में भी यदि आप ट्रेंड हो जाते हैं और इसको पूरी तरह से सीख जाते हैं, तो आप इसमें अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। लाखों रुपए महीने की इनकम इससे हो सकती है व्यक्ति की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मूलांक कैसे निकाला जाता है। तो मूलांक के विषय में यदि हम बात करें, तो मूलांक जो होता है वो हमारी डेट का योग होता है। हमारी जो जन्म तिथि होती है, डेट, वो डेट, जैसे मान लो किसी का 3 तारीख का जन्म है, तो 3 तारीख उसका मूलांक क्या हुआ? 3। यदि 1 से 9 तारीख तक किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसे कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो डेट है वही उसका मूलांक होता है। 1 से 9 तारीख तक, यदि 1 तारीख का जन्म है तो उसका मूलांक 1, और 2 को हुआ तो 2, 3 को 3, 4 को 4, इस तरह से 9 तारीख तक उसको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में बात करें तो 9 के बाद में संख्या हो जाती है डबल, यानी संयुक्त अंक, जैसे 10, 11, 12, 22, 25, 26 और 30 तक, इस तरह से। तो इसमें करना क्या होता है कि दोनों अंकों को जोड़कर एकल अंक पर हमें लाना पड़ता है। जैसे मान लो किसी का जन्म 10 तारीख का है, तो 1 + 0 = 1। यदि एक में 0 जोड़ेंगे तो उसका आंसर एक ही आएगा, अर्थात उस व्यक्ति का जो मूलांक है वो कितना हुआ? 1। इसी तरह से यदि किसी का 11 तारीख का जन्म है, तो उसका मूलांक 2 होगा। हालांकि ये 11, 22 और 33 ये अपने आप में महत्वपूर्ण अंक हैं। आगे हम इनके विषय में डिटेल्स में समझेंगे। इनको बोलते हैं मास्टर्स नंबर। 11, 22 और 33 ये मूलांक में भी इनका उपयोग होता है, और डेस्टिनी में भी यदि इस प्रकार के नंबर प्राप्त हों तो इनका एक अपने आप में विशेष महत्व होता है। इनको हम अगली क्लास में विस्तार से समझेंगे। तो मूलांक के विषय में शायद समझ में आ गया होगा कि जो भी हमें जिस तारीख में जन्म हुआ है उस तारीख का योग, किसी का यदि 29 डेट को हुआ है तो 9 + 2 कितना हुआ? 11। 9 और 2 11। और यदि 1 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 2। तो इस तरह से उस व्यक्ति का मूलांक कितना हुआ? 2। इसी तरह से बात करते हैं डेस्टिनी नंबर की। तो डेस्टिनी नंबर जो होता है वो डेस्टिनी नंबर होता है पूरी हमारी डेट ऑफ बर्थ का योग।